Hello, good evening everyone, and welcome to the second lecture of vectors. चलो चलो क्विकली ज्वाइन करो, फटाफट ज्वाइन करो, क्विकली ज्वाइन करो. गुड इवनिंग अनुभव. साउंड क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो. साउंड क्लियर है क्या? कमेंट कर दो एक बार. गुड इवनिंग संजीत. गुड इवनिंग अनुभव. साउंड क्लियर है क्या? गुड इवनिंग पलक. साउंड क्लियर है क्या बाबू? एक बार कमेंट करो, फिर आगे स्टार्ट करेंगे पढ़ाई. ओके, ठीक है. तो लास्ट लेक्चर जो था हमारा वेक्टर्स का, कल जो हमने किया था, उसमें बेसिकली वेक्टर्स क्या होता है, स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है ना, और वेक्टर के कितने अलग अलग तरीके के टाइप्स थे, और यूनिट वेक्टर, ये सारा बेसिक्स ऑफ वेक्टर हमने कंप्लीट कर लिया था. आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वेक्टर अलजेब्रा. मैंने आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर में मेनली हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज हम लोग चालू करेंगे वेक्टर अलजेब्रा. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा, है ना. वेक्टर अलजेब्रा में बेसिकली हम लोग तीन चीज़ें पढ़ेंगे: वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो ये तीनों एस्पेक्ट को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे. तो आज हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे अपना वेक्टर एडिशन. ठीक है, वेक्टर एडिशन. ठीक है, वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे, है ना. जैसे मान लो कि मेरे पास एक फोर्स दिया है 20 न्यूटन ईस्ट, दूसरा फोर्स दिया है 30 न्यूटन नॉर्थ. इन दोनों वेक्टर को हमको ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है ना. तो उसको हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से निकालते हैं. ठीक है, तो वेक्टर एडिशन के लिए जो चीज़ हम लोग फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इस लॉ के मदद से हम लोग दो वेक्टर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं. ठीक है, तो आओ बताते हैं क्या है. इस लॉ से आप कितने वेक्टर्स को ऐड कर पाएंगे? टू वेक्टर्स को ऐड करेंगे. ठीक है, और टू वेक्टर्स को ऐड करके इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे. ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप कितने वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, तो दो वेक्टर को ऐड करेंगे और दोनों वेक्टर को ऐड करके हम लोग उसका एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास यहाँ दो वेक्टर दिया है. ठीक है, ये है आपका वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी. कल मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. तो ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है. ठीक है, इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है. ठीक है, इन दोनों वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करके इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है. तो जब कभी भी आप वेक्टर को ऐड करेंगे, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जब आप किसी दो वेक्टर को ऐड करेंगे, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि अरेंजमेंट जो होना चाहिए वो हेड टेल होना चाहिए. क्या आपको एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिलता हुआ दिख रहा है? सॉरी, एक वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के टेल से मिलता हुआ दिख रहा है. इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं हेड टेल अरेंजमेंट. क्या बोलते हैं? हेड टेल अरेंजमेंट. इस अरेंजमेंट को बोला जाता है हेड टेल अरेंजमेंट. ठीक है, या इसी को बोला जाता है इन ऑर्डर अरेंजमेंट. ठीक है, इसी चीज़ को बोला जाएगा हेड टेल अरेंजमेंट या फिर इन ऑर्डर अरेंजमेंट. ठीक है,
तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिल रहा है। तो ये मान लो कि ट्राइंगल के दो साइड्स हैं, है ना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, तो आप मान लीजिए कि ये एक ट्राइंगल के दो साइड्स हैं। तो अगर इन दो साइड को, तो तीसरा साइड कैसा होगा जो ट्राइंगल को बनाएगा? तीसरा साइड कैसा होगा जो ट्राइंगल को बनाएगा? यही होगा इनका क्लोजिंग साइड। ठीक है, इनका ये क्लोजिंग साइड, देखो ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको हमेशा क्या करना है, दो साइड ट्राइंगल बनाना है जिसमें दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो जो तीसरा क्लोजिंग साइड होगा इसको आप क्या बोलोगे? ये आपका क्लोजिंग साइड है। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग साइड है, और ये जो क्लोजिंग साइड है यही इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, है ना। ये जो क्लोजिंग साइड है यही इन दोनों वेक्टर्स का क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। तो ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये ब्लू वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, मतलब इन दोनों वेक्टर को ऐड करने के बाद ये ब्लू वाला वेक्टर आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और इसका मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्लू वाले लाइन का जो लेंथ होगा, ये ब्लू वाले लाइन का जो लेंथ होगा वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ क्या बताता है, बताओ? रिजल्टेंट वेक्टर का क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। ठीक है, ठीक है, और डायरेक्शन कैसे लेना है ये देखो, यहाँ से यहाँ तुम कैसे जा रहे हो, वेक्टर का ये डायरेक्शन है, फिर कैसा है, वेक्टर का ये डायरेक्शन है, तो इसका हेड इसके टेल के साथ मिला, तो यहाँ से ऐसे जाओगे फिर ऐसे जाओगे, तो ऊपर से नीचे आ जाओगे तो इन ऑर्डर अरेंजमेंट होगा। देखो, इसका हेड इसके टेल के साथ, इसका हेड इसके टेल के साथ, तो अगर हम एरो को ऐसे कर दें तो ये इन ऑर्डर अरेंजमेंट हो गया, सबका हेड सबके टेल के साथ मैच कर गया। ऐसा नहीं करना है, जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इन ऑर्डर अरेंजमेंट के उल्टा होगा। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का ये डायरेक्शन होगा। रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऑर्डर के अपोजिट होता है ना। जैसे यहाँ से गए फिर ऊपर गए तो नीचे आना चाहिए था ऑर्डर के लिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा ऑर्डर के अपोजिट होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन का बात करेंगे तो होगा ऑपोजिट टू ऑर्डर। ठीक है, कुछ कुछ चमका क्या? अब स्टेटमेंट वगैरह लिखेंगे ना तो और बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बेसिकली आप दो वेक्टर को ऐड करते हैं, वो जो दो वेक्टर हैं वो कैसे होने चाहिए? हेड टेल अरेंजमेंट में होने चाहिए। अगर दो वेक्टर्स हेड टेल अरेंजमेंट में हैं तो वो दो वेक्टर्स ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर जो आप तीसरा क्लोजिंग साइड बनाएंगे वही इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो ब्लू वाला ये लाइन ड्रॉ किया, ये इसका क्लोजिंग साइड है इस ट्रायंगल का, है ना। तो ये ब्लू वाला जो वेक्टर है ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। क्लियर हो गया? अब रिजल्टेंट वेक्टर इस ब्लू वाले लाइन का जो टोटल लेंथ होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता देगा। अब आया डायरेक्शन, है ना, तो डायरेक्शन या तो ऊपर या तो नीचे से ऊपर की तरफ होगा या ऊपर से नीचे की तरफ होगा। तो आपको हमेशा कैसे सोचना है, इन ऑर्डर अरेंजमेंट देखिए, ये वेक्टर इधर गया फिर ये वेक्टर उधर गया, अगर ये वेक्टर ऊपर से नीचे हम ड्रॉ करते, अगर ये डायरेक्शन देते तो ये इन ऑर्डर अरेंजमेंट होता, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ऑर्डर अरेंजमेंट के ऑपोजिट होता है। इसीलिए रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ये है। ठीक है, ठीक है, चलो तो स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ टू वेक्टर्स आर इन ऑर्डर with respect to each other, ठीक है, if two vectors are in order with respect to each other, then the third closing side of the triangle will give the resultant vector। ठीक है, सिंपल सा है, इफ टू वेक्टर्स आर इन ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर देन द थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, है ना, यहाँ इन ऑर्डर अरेंजमेंट,
इन ऑर्डर का मतलब होता है हेड टेल अरेंजमेंट, है ना। ट्रायंगल बनाने के लिए आपको हेड टेल अरेंजमेंट चाहिए, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिलना चाहिए। अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है तब ये दो वेक्टर जो हैं वो ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो तीसरा क्लोजिंग साइड होगा वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का क्या मतलब है? रिजल्टेंट का मतलब है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी इन दोनों वेक्टर को ऐड करके आपको ये ब्लू वाला वेक्टर मिलेगा। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब है ऐड होने के बाद, है ना। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐड होगा तो ये ब्लू वाला आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। ठीक है, इस ब्लू वाले का जो लेंथ है वो आपको मैग्नीट्यूड बताएगा, और डायरेक्शन समझ गए, ऑपोजिट टू ऑर्डर। कितने बच्चों को चमक गया ये कमेंट करो, कितने बच्चों को चमका? जल्दी जल्दी बल्ब जलाओ अगर चमक गया तो। ओके, ठीक है। आओ एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। मान लो आपके पास यहाँ एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये है ना। ये आपका वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है। इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसा बनेगा? इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसा बनेगा? इस बार अरेंजमेंट हेड टेल है या हेड टेल नहीं है, पहले ये बताओ हमको। ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए दोनों वेक्टर का अरेंजमेंट हेड टेल होना चाहिए, जबकि इस बार आप ध्यान से देखो तो यहाँ अरेंजमेंट हेड हेड है। दोनों वेक्टर का हेड इस जगह मिल रहा है तो ये हेड हेड अरेंजमेंट है। क्या इस वाले अरेंजमेंट से आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं? क्या इस वाले अरेंजमेंट से आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए अरेंजमेंट हेड टेल वाला होना चाहिए। तो तुम हमको बताओ हम क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि इसका अरेंजमेंट हेड टेल हो जाए? ठीक है, ऐसा क्या किया जाए कि इसका अरेंजमेंट जो है वो हेड टेल हो जाए? जल्दी बोलो, नो नो मत लिखो, फटाफट बोलो आंसर। हम ऐसा क्या काम करें? वेरी गुड, पैरेलल शिफ्टिंग किया जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप वेक्टर्स का पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग करने से वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना डायरेक्शन चेंज होता है, तो वेक्टर भी चेंज नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हम किसी का भी पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो मान लो हम इसका पैरेलल शिफ्टिंग कर दिए, है ना। इस वेक्टर को उठा करके हम यहाँ पर लगा दिए, देखो इस वेक्टर सी को पैरेलली शिफ्ट करके पीछे ले आए, तो ये वाला भी मेरा वेक्टर सी हो गया। अब यहाँ का जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट हो गया हेड और टेल। एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मैच कर गया, है ना। इसका मतलब ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये ट्राइंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तीसरा क्लोजिंग साइड कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हो गया। ये ऑरेंज वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल का तीसरा क्लोजिंग साइड है ना। इसका मतलब ये जो है ये ऑरेंज वाला है, ये आपका रिजल्टेंट है। दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, यानी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। इस सी और डी वेक्टर को ऐड करोगे तो ये ऑरेंज वाला वेक्टर आएगा। बताओ डायरेक्शन कैसा दिखाएं, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन। इसका जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड दे देगा, इसका जो इस लाइन का जो लेंथ होगा वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन कैसे दिखाएं? देखो ये वेक्टर ऊपर से नीचे आ रहा है, ये वेक्टर इधर आगे जा रहा है। तुम बताओ रिजल्टेंट का वेक्टर कैसे दिखाएं, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर दिखाएं या ऊपर से नीचे दिखाएं? वेरी गुड, ऊपर से नीचे। ये होगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होता है वो ऑर्डर के ऑपोजिट होता है। तो नीचे से यहाँ है, यहाँ से है, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये ऑर्डर अरेंजमेंट है, तो ऑर्डर के ऑपोजिट होगा। वेरी गुड। तो रिजल्टेंट जो होगा वो आपका हमेशा ऑर्डर से ऑर्डर का ऑपोजिट होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है।
ये वेक्टर p और q है, ये वेक्टर p और q है। क्या हम यहाँ पे ट्रायंगल बना सकते हैं? क्या हम यहाँ पे ट्रायंगल बना सकते हैं? जल्दी कमेंट करो, क्या हम यहाँ ट्रायंगल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि फिर इन दोनों का जो वेक्टर है, अरेंजमेंट है, वो टेल टेल है। टेल टेल है। याद रखना, ट्रायंगल तब बनाएंगे, क्लोजिंग साइड तब ड्रॉ करेंगे जब वेक्टर्स का अरेंजमेंट हेड टेल हो जाएगा। जब तक वेक्टर्स का अरेंजमेंट हेड टेल नहीं होगा तब तक हम ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ पर भी दोनों वेक्टर्स कैसे कनेक्टेड हैं? टेल टेल से कनेक्टेड हैं, तो ये अरेंजमेंट नहीं है ट्रायंगल बनाने का। तो क्या करेंगे? पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, है ना। तो मान लो हम इसका पैरेलल शिफ्टिंग कर लेते हैं। इस वेक्टर का इस वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग कर रहे हैं, नीचे से उठाकर इसको ऊपर रख देते हैं। यहाँ पे रख सकते हैं? बोलो। इस वेक्टर को नीचे से उठाकर किधर रख दिया? ऊपर। अब यहाँ पर अरेंजमेंट कैसा हो गया? हेड टेल। देखो, ये वेक्टर नीचे से ऊपर जा रहा है ऐसे, और ये वेक्टर यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिल रहा है, तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा हो गया? हेड टेल। अब ये जो दो वेक्टर हैं, ये ट्राइंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो हम अब क्या ड्रॉ करेंगे? क्लोजिंग साइड ड्रॉ करेंगे, है ना। तो आपका जो क्लोजिंग साइड है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका हो गया क्लोजिंग साइड। यानी ये जो क्लोजिंग साइड है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों वेक्टर का। अच्छा, ये वेक्टर क्यू था, तो पैरेलल शिफ्ट किए हो तो वेक्टर तो चेंज होगा नहीं, तो ये भी वेक्टर क्यू ही होगा। पैरेलल शिफ्टिंग करने से वेक्टर चेंज नहीं होता। तो ये वेक्टर क्यू है, इसको ऊपर लेकर चले गए तो वो भी वेक्टर क्यू ही है। इसका मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये होगा वेक्टर p प्लस वेक्टर q। इन दोनों वेक्टर को ऐड करोगे तो ये ब्लू वाला वेक्टर मिलेगा। चलो डायरेक्शन बताओ। ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? वेरी गुड, नीचे से ऊपर। ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, देखो ऊपर गए फिर इधर गए, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑर्डर अरेंजमेंट होगा। रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमेशा ऑर्डर के अपोजिट होगा। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज योर वेक्टर आर। डायरेक्शन भी देख लो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ करना है। क्लियर है क्या? है ना। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बस आपको इतना बताता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं जो हेड टेल अरेंजमेंट में हैं, तो वो ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो फिर आप तीसरा जो क्लोजिंग साइड बनाएंगे वो ट्रायंगल का रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का जो लेंथ होगा, इस लाइन का जो लेंथ होगा, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन जो है वो हमेशा ऑर्डर के ऑपोजिट होगा। क्लियर है क्या बाबू? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। तो चलो थोड़ा कुछ कैलकुलेशन वगैरह किया जाए। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। कोई दिक्कत? ठीक है। और ये एंगल मान लो तुमको ऐसा दिया है। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट आपका कैसा है? हेड टेल अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेक्टर यहाँ से ऐसा जा रहा है, ये वेक्टर यहाँ से ऐसा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या ड्रॉ करेंगे? क्लोजिंग साइड ड्रॉ करेंगे भाई। तो ये हो गया क्लोजिंग साइड। ठीक है, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो ये हो गया। इधर से इधर जा रहे, इधर से इधर जा रहे, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑर्डर अरेंजमेंट होगा, ऑपोजिट करना है। तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ मैंने लगा दिया और मैंने रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर दिखा दिया। अब हम थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट में चलेंगे। अब हम कैसे निकालेंगे इसका लेंथ, है ना। अगर हमको लेंथ निकालना है तो हम इसका लेंथ किस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो, अगर हमको रिजल्टेंट वेक्टर को चाहिए, अगर हम बोलें कि हमको रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, इसका मतलब हमको इसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। और क्या बताना पड़ेगा? बोलो। डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा।
है ना। अगर हम बोलते हैं कि हमको कोई वेक्टर पता है, इसका मतलब हमको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। इसका मतलब मेन फोकस ये है कि हमको इस ब्लू वाले लाइन का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, लेंथ भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम तुमसे पूछें क्या इस अरेंजमेंट में, एक और चीज हमको बताओ। अभी तक मैंने तुमको दो चीज बताया था, कल मैंने तुमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था एंगल बिटवीन वेक्टर्स, है ना। वहां पे मैंने तुमको बताया था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए अरेंजमेंट हेड हेड या टेल टेल होना चाहिए। और आज हम तुमको पढ़ा रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ट्रायंगल बनाने के लिए अरेंजमेंट जो है वो हेड टेल चाहिए। तो दोनों में, और दोनों में दो अलग अलग चीजें चाहिए। एंगल के लिए या तो हेड हेड चाहिए या टेल टेल चाहिए। बोलो यार। एंगल के लिए तुमको या तो हेड हेड चाहिए या टेल टेल चाहिए, और लेकिन ट्रायंगल लॉ के लिए तुमको हेड टेल चाहिए। अब हमको इस वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्या इस ट्रायंगल से हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल मिलेगा? क्या इस ट्रायंगल से हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे हेड टेल अरेंजमेंट है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो हम इसको पैरेलल शिफ्टिंग करके थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो इन दोनों वेक्टर के लिए, ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए है, तो इन दोनों के लिए ये क्या हो गया, दोनों का टेल टेल हो गया। और हम मान लेते हैं कि इन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। ये आपका वेक्टर बी है ना। दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, ये थीटा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अरेंजमेंट हेड और सॉरी टेल टेल है। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं इस पे। ठीक है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं इस पे। ठीक है, अब अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में थोड़ा कॉस थीटा निकालिए। कॉस थीटा, ये इसके सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेनस। ठीक है, अच्छा ये अगर वेक्टर ए है तो इस पूरे का जो लेंथ होगा, जो मॉडुलस होगा, है ना, हम उसको कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं, चलो इस पर बाद में आएंगे। तो इस पूरा जो वेक्टर ए है इसका मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मतलब हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मान रहे हैं तो हम उसको ए मान लेते हैं। ये वेक्टर ए है, इसका मॉडुलस लिख रहे हैं, मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड दिख रहा है। ये सारी बातें मैंने आपको कल पढ़ाई हैं। ठीक है, किसी भी वेक्टर का इस तरीके से लिखा जाता है तो वो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। उसी तरीके से अगर मॉड ऑफ वेक्टर बी लिखा जाए तो वो बी बताएगा। इसका मतलब ये जो लेंथ है, ये वेक्टर ए है लेकिन इसका ये जो लेंथ है पूरा वो ए है। ये वेक्टर बी है लेकिन इसका जो लेंथ है, ये लेंथ का वैल्यू बी है, क्योंकि ये पूरा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। मैंने आपको बताया था एरो का जो लेंथ होता है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। इसका मतलब इस एरो का जो लेंथ है उसको मैंने क्या माना है, ए। इसका मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मैंने ए मान लिया, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। ठीक है, तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप कॉस थीटा कैलकुलेट करोगे तो वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, या चलो ना तुम इतना तो समझ ही सकते हो, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो ये बेस है, इस बेस को, और हाइपोटेनस क्या है, बी। तो बेस को क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा, बेस। और हाइपोटेनस इसका किसके बराबर है, बी के बराबर। तो बेस किसके बराबर आ गया, बी कॉस थीटा। इसका मतलब ये जो लेंथ है ये बी कॉस थीटा आ गया। सिमिलरली इसी ट्रायंगल में थोड़ा साइन थीटा कैलकुलेट करो। एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है तो ये परपेंडिकुलर हो गया डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या है बी, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो यहाँ तक हो गया बी साइन
यहाँ तक कितने लोग को चमक गया, थोड़ा कमेंट करिए। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आ गया, प्लीज कमेंट करिए। ठीक है। ठीक है, तो अब आपको हम एक नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। अब आपको ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? बोलो। आपको ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। आपका मेन मोटिव क्या था? आप इस ब्लू वाले का लेंथ कैलकुलेट करना चाहते थे, है ना? आप रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ कैलकुलेट करना चाहते थे, जिससे आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल जाए। इस बार आपको ये चीज एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लिख सकते हो। ए बी क्या है? आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका मतलब आप मॉड ऑफ रिजल्टेंट का स्क्वायर निकाल रहे हैं। ए सी क्या है? व्हाट इज ए सी? ए प्लस बी कॉस थीटा। ये इतना ए है, ये बी कॉस थीटा है, तो आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और बी सी क्या है? बी साइन थीटा, तो ये बी साइन थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, यानी रिजल्टेंट का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ध्यान से देखो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से तुम बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो रिजल्टेंट का जो स्क्वायर है वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। है ना? इसका मतलब दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर का अगर आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करके अपना मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है ना? यहाँ पे ए क्या है ना? ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए है, मतलब ये ए जो है वो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना? बी क्या है? ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये जो दूसरा वेक्टर है, दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं ना, दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, ये दो वेक्टर के बीच का क्या है? एंगल। दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कितने लोग को चमक गया? कमेंट करो। कितने लोग को चमक गया? रिपीट क्या करना है बाबू? देखो यहाँ पे ये चीज समझ गए ना, पाइथागोरस वाली चीज समझ गए। लास्ट स्टेप में कुछ नहीं है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 इंटू बी स्क्वायर, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ ऐड होकर बी स्क्वायर बचेगा, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अरे क्वेश्चन करेंगे भाई, तुम पहले बेसिक तो सीख जाओ, पहले बेसिक सीख जाओगे तब तो क्वेश्चन करेंगे। अभी तो बस फॉर्मूला डिराइव किया है। ये फॉर्मूला है ना? ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ये फॉर्मूला किस चीज़ का है? रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने का, है ना? ये देखो मॉड है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का। इस ब्लू वाले वेक्टर का लेंथ तुमको इस फॉर्मूले से मिलेगा,
है ना। यहाँ पे ए क्या है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, इस वेक्टर ए और इस वेक्टर बी के बीच का एंगल। थीटा आपने क्या लिया है, देखो वेक्टर ए, आप इसको आगे बढ़ाए थे तो ये भी वेक्टर ए ही है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल याद रखना। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कोई दिक्कत? अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकल गया, अब क्या बचा, डायरेक्शन। क्योंकि अगर आप कभी भी किसी वेक्टर को निकालेंगे तो वेक्टर के दोनों एस्पेक्ट होते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अगर स्केलर होता तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता, लेकिन रिजल्टेंट तो क्या है, एक वेक्टर है, दो वेक्टर को ऐड करोगे तो एक वेक्टर ही मिलेगा। दो वेक्टर को ऐड करने पर रिजल्टेंट एक वेक्टर ही होगा, कभी स्केलर नहीं होगा। तो जब वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, लेकिन अभी आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। कल मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाया था जब हम आपको वेक्टर का बेसिक्स पढ़ा रहे थे, तो क्या था वो इंपॉर्टेंट चीज़? वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि आप एंगल्स को भी यूज़ कर सकते हैं वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए, है ना। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ राइट लेफ्ट अप डाउन ये सब चीजें लिखें, है ना। हम एंगल्स को भी यूज कर सकते हैं वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए। कल मैंने एक एग्जांपल लिया था, आपके पास एक बॉडी था, शायद उस बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा था किसी एंगल पर, तो हम बता रहे थे कि देखो ये फोर्स का एंगल बताया, डायरेक्शन बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर वो फोर्स लगा है। सिमिलरली इस वेक्टर के लिए भी हम लोग एंगल निकालेंगे, और वो एंगल ही इस वेक्टर का या रिजल्टेंट वेक्टर का क्या बताएगा, डायरेक्शन। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, हम ये एक एंगल निकालते हैं, इस एंगल को टाइम बोलते हैं अल्फा। ये एंगल दिख रहा है आपको, अल्फा। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल से हम निकालते हैं tan अल्फा, इसी ट्रायंगल से, ट्रायंगल ए बी सी से tan अल्फा क्या होगा बताओ, व्हाट विल बी tan अल्फा? tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा, और बेस क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। निकल गया। तो आप अल्फा को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। ये अल्फा क्या है, ये अल्फा एंगल है, और ये एंगल आपको क्या बता रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है। तो आपके पास दो फॉर्मूले हो गए बेसिकली, एक ये फॉर्मूला और एक आपका ये फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और इस वाले फॉर्मूले से आपको अल्फा मिल जाएगा। अल्फा क्या है, एंगल, और एंगल को भी आप यूज करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का क्या, डायरेक्शन बताने के लिए। कोई दिक्कत किसी को? जैसे कैसे डायरेक्शन बता रहा है बताओ, तुम ये बात बोल सकते हो ना कि मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए से अल्फा एंगल पर है, तो डायरेक्शन हुआ या नहीं हुआ? अगर हम आपको बोलें कि रिजल्टेंट वेक्टर का क्या डायरेक्शन है, तो तुम बिल्कुल बोल सकते हो कि सर रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना वो मेरे वेक्टर ए से, यही ना वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो हम आपको बताए थे आप एंगल्स को यूज कर सकते हैं किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए। तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ वेक्टर ए। ठीक है, तो पहले बोर्ड में आपने ट्रायंगल बनाना सीखा कि ट्रायंगल लॉ होता क्या है, दो वेक्टर जो है टिल अरेंजमेंट में होते हैं, फिर जो तीसरा क्लोजिंग साइड ड्रॉ किया जाता है वो रिजल्टेंट होता है। और इस वाले बोर्ड पे आपने उसी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसी रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकाल लिया। चमक गया क्या, कोई दिक्कत? ठीक है, ये फॉर्मूले बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक चीज़ है, पूरे फिजिक्स में हम लोग इन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जहाँ कहीं भी हमको दो वेक्टर्स को ऐड करना होगा, उनका रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से निकालेंगे और उनका डायरेक्शन इस फॉर्मूले से निकालेंगे।
है ना। बहुत बेसिक लेवल पे ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। चमका क्या? क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है, सबको चमक गया। ठीक है, अब हम तुमको एक ऐसा, अब तुम मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुना, 10 मिनट हम जो बात बोले उसको आप एकदम ध्यान से सुनोगे तो ही आपके वेक्टर एडिशन के क्वेश्चन सही होंगे, नहीं तो आप हर बार क्वेश्चन गलत करेंगे। ये दिखने में जितना आसान है ना, लगाने में भी उतना ही आसान है, लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको उसको ध्यान रखेंगे तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे, नहीं तो आप हमेशा क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। है ना, कितना आसान लग रहा है, एक फार्मूला दो फार्मूला में पुट करेंगे चीजें आ जाएंगी, बिल्कुल सही है। फार्मूला में पुट करके ही क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं बनाने के लिए, लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? बताएं वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। चलो, है ना, इंपॉर्टेंट बात है, मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को गलत करते देखा है यहाँ पे। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ है। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान से देखना, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है, ये दो वेक्टर है। क्या ये इन ऑर्डर अरेंजमेंट है? क्या हेड टेल अरेंजमेंट है? बिल्कुल हेड टेल अरेंजमेंट है। ये वेक्टर ऐसे आ रहा है, ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर का हेड, एक वेक्टर का मुंडी दूसरे मेंबर के पूंछ के साथ मिल रहा है, तो ये हेड टेल अरेंजमेंट है। क्या हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं? क्या हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो गया मेरा ट्रायंगल, यानी ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताओ। इधर से नीचे, इधर से इधर है, इधर है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? कमेंट करो जल्दी, जल्दी कमेंट करो। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? ऊपर से नीचे। इधर आए इधर आए, नीचे से ऊपर जाएंगे तब तो ऑर्डर में हो जाएंगे, ऑर्डर के अपोजिट ना। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब यानी इस वाले चीज का लेंथ निकालोगे तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। ठीक है, अब तुम हमको बताओ कि इस तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, थोड़ा बताना बहुत ध्यान से। फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। और एंगल के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये दो फॉर्मूला है। अब तुम हमको थोड़ा बता दो कि इस वेक्टर में कौन ए है और कौन बी है। तुम यहाँ ए पुट करोगे, ये ए क्या है? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है? दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तुम हमको बस इतना बता दो कि इसमें से किस वेक्टर, वेक्टर सी को ए मानोगे कि वेक्टर डी को ए मानोगे। फंस जाओगे बाबू, फंस जाओगे, यही बच्चे फंस जाते हैं। फॉर्मूला याद रहता है लेकिन जब क्वेश्चन बनाने चलते हैं ना, है ना, पिछले बार देखो मैंने वेक्टर के नाम ए और बी लिखे थे और मैंने ए और बी नाम पे ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया, है ना, लेकिन ये फॉर्मूला तो बिल्कुल सही डिराइव हुआ है, फॉर्मूला तो हर हर जगह लगेगा, इसका तो कोई फेलियर नहीं है ना। लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में कौन सा वेक्टर ए होगा और कौन सा वेक्टर बी होगा, बच्चे यही कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि वेक्टर सी को ए मान लेते हैं, इसका मतलब वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है उसको ए माना जाएगा और वो ए के जगह पुट होगा यहाँ पे। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर वेक्टर डी को ए मानेंगे, तो वेक्टर डी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको ए माना जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कैसे करेंगे हम बताते हैं, सुनो। चलते अपने वापस पीछे वाले क्वेश्चन पे। इस ब्लू वाले वेक्टर को देखो, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर था, रिजल्टेंट वेक्टर था। रिजल्टेंट वेक्टर का पूंछ, रिजल्टेंट वेक्टर का पूंछ जिस वेक्टर के साथ कनेक्टेड होगा वही आपका हमेशा ए होगा। आपके इस फिगर में वेक्टर ए कौन सा वेक्टर है बताओ?
जिस जो रिजल्टेंट वेक्टर का टेल ये है, रिजल्टेंट वेक्टर का हेड ये है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल है वो जिस वेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर का टेल है, वो किस वेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, वेक्टर ए के साथ। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए हमेशा ये बात ध्यान में रखना, दो बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। रिजल्टेंट वेक्टर का टेल जिस वेक्टर से जुड़ा रहेगा वो हमेशा ए होगा, और उन्हीं दोनों के बीच का एंगल अल्फा होगा, और उन्हीं दोनों के बीच का एंगल हमेशा अल्फा होगा। ये बात अगर आप छोटा सा समझ गए, आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आई गारंटी। रिजल्टेंट वेक्टर का टेल जिस वेक्टर के साथ जुड़ा होगा वही हमेशा वेक्टर ए होगा। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आप ए रखोगे, वहां पे ए के जगह उसी का मैग्नीट्यूड रखोगे, और वही दोनों, और उसी ए और आर के बीच का एंगल हमेशा अल्फा होगा। ठीक है? तो यहां पर देखो, बताओ रिजल्टेंट वेक्टर का टेल किस वेक्टर के साथ जुड़ा है? रिजल्टेंट वेक्टर का टेल किस वेक्टर के साथ जुड़ा है? सी। इसका मतलब ये एक्चुअली यही आपका वेक्टर ए है, और ये आपका वेक्टर बी। अरे बाबू, सी डी तो नाम है ना, वो तो कुछ भी दे सकते हैं, हाथी घोड़ा मगरमच्छ बंदर कुछ भी दे सकते हैं। वेक्टर सी और वेक्टर डी नाम थे, लेकिन यहाँ तो आप ए और बी पुट कर रहे हो, तो यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा उसको आप ए बोलोगे, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको बी बोलोगे। अल्फा कौन सा एंगल होगा? इस ट्राइंगल में तो तीन एंगल दिख रहे हैं, कौन सा एंगल अल्फा होगा? ये सी और आर के बीच का जो एंगल होगा यही एंगल अल्फा होगा। चमका क्या? तो इसीलिए हमेशा ये नोट करके एक पॉइंट याद रखना, रिजल्टेंट वेक्टर का टेल जिस वेक्टर से कनेक्टेड होगा वही वेक्टर ए होगा, और दूसरा वाला वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है? एंड वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा होगा। ये कितने बच्चों को समझ में आया? अगर चमक गया तो बल्ब जलाओ जल्दी। चमका क्या? ओके। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब जाके अब कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा। ये दो फॉर्मूले तुमको आ गया, तुमको ट्रायंगल बनाने आ गया, तुमको ये दो फॉर्मूले से उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना आ गया, और तुम ये भी अब गलती नहीं करोगे कि ए और बी क्या है। तुम खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, अगर तुम ए और बी ही सही नहीं लिखोगे तो तुम्हारा ये आंसर सही आएगा क्या? तुम बी को लेना था ए के जगह, ए को ले लिए बी के जगह, तो आंसर तो गलत ही आना है। बात समझ में आ रही है? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ये 60 डिग्री है, ये वेक्टर ऐसे आ रहा है, ये वेक्टर ऐसे आ रहा है। इस वेक्टर का नाम हम वेक्टर सी दे दें, और इस वेक्टर का नाम हम वेक्टर डी दे दें। इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर सी जो है वो 5 यूनिट्स है, और मॉड ऑफ वेक्टर डी जो है वो 4 यूनिट्स है। ठीक है? चलो, हमको पहले बात तो रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, फिर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, और फिर उसका डायरेक्शन चाहिए। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो।
बहुत आसान है, वो एक दो क्वेश्चन बना लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तुम मिस्टेक कर सकते थे वो चीज़ मैंने तुमको बता दिया। ठीक है, आओ ट्राई करते हैं। पहले बात तो बताओ, अरेंजमेंट ट्रायंगल बनाने वाला है क्या? क्या इस फोटो पे ट्रायंगल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि ये अरेंजमेंट आपका हेड हेड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा हम फ्रेश फोटो अलग बना लेते हैं ताकि गंदा ना हो। कुछ ऐसा एक वेक्टर है और एक वेक्टर ऐसा है, इस टाइप का कोई वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। अच्छा, लेकिन इस वाले फिगर से एक बात तो क्लियर हो गया कि क्योंकि हेड हेड अरेंजमेंट था तो इन दोनों के बीच का एंगल तो 60 डिग्री ही है। इसका मतलब यहाँ से हम एक चीज़ तो कमेंट कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंगल के लिए तो अरेंजमेंट आपको हेड हेड या टेल टेल ही चाहिए होता। तो जो क्वेश्चन में फिगर बना हुआ है उसमें ये एंगल 60 डिग्री दिया है, इसका मतलब वेक्टर सी और वेक्टर डी के बीच का एंगल 60 डिग्री है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलो, अब ट्रायंगल नहीं बना सकते तो भाई पैरेलल शिफ्ट कर देंगे। चलो, उठाओ इसको, यहाँ से करो शिफ्ट पैरेलल, है ना। इसको कहीं पे भी ले जा सकते थे, तो मान लो यहाँ लेकर आ गए, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। पैरेलल तो कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। इसको ऐसे उठाकर नीचे ले आए, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर सी है, तो ये भी वेक्टर सी है। अब यहाँ पर अरेंजमेंट कैसा हो गया बताओ? ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो अरेंजमेंट हेड टेल है। क्या अब हम ट्रायंगल बना सकते हैं? चलो, तो ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ट्रायंगल बना दिया, क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा बताओ? इधर से इधर आए, यहाँ से नीचे आए। ऑर्डर में जाएंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे, तो ऑर्डर के तो अपोजिट होगा, तो ऊपर से नीचे। ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। पक्का? अब बात आता है इस वेक्टर का, इस ब्लू वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना और डायरेक्शन निकालना, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर को मैंने दिखा दिया कि रिजल्टेंट वेक्टर दिखेगा ऐसा। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब तुम हमको पहले इसमें ये बता दो जल्दी से, अब तुम हमको इसमें ये बता दो कि इस ट्रायंगल में कौन होगा ए और कौन होगा बी। किसको तुम ए मानोगे और किसको तुम बी मानोगे, पहले हमको ये बताओ। अरे हेड क्या है, ये है ये। किसको मानेंगे ए और किसको मानेंगे बी? तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो पूंछ है, पूंछ, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का पूंछ है वो किस वेक्टर से जाकर मिल रहा है? डी। इसका मतलब वेक्टर डी जो है वो इक्विवेलेंट टू वेक्टर ए है, और जो यानी वेक्टर सी जो है तो वो इक्विवेलेंट टू वेक्टर बी हो गया। मान लिया ये बात। अल्फा कौन सा एंगल होगा इस ट्रायंगल का? अल्फा, अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा होगा। रिजल्टेंट वेक्टर का टेल जिस वेक्टर से कनेक्टेड होगा वही वेक्टर ए होगा, और वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच का एंगल ही अल्फा होगा। तो ये बन गया वेक्टर ए और ये है आपका आर, तो ये वाला एंगल होगा अल्फा। डी एन आर के बीच वाला, वेरी गुड। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, अब मैग्नीट्यूड आप लगाओ फॉर्मूला डायरेक्ट। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है बताओ? 5। यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो गई? 5। और वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 4। मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई? 4। और थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? 60 डिग्री। बोलो, दुनिया में कोई दुख परेशानी है? नहीं है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए का वैल्यू कितना है बताओ 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बी का स्क्वायर कितना है 25 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 25 45 61 √61 यूनिट्स। ठीक है 61 ही आएगा ना, 25 और 20 45, 45 और 16 55 61, ठीक है। यानी इसका जो लेंथ है मॉड ऑफ वेक्टर आर जो है वो 61 है ना, ये निकल गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब एंगल चाहिए अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। बी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 इंटू कॉस 60, सही है। साइन 60 की वैल्यू 5 इंटू √3/2 और ये हो जाएगा 4 प्लस 5 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा बाबू 5 √3/2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 5 13/2, चेक कर लो एलसीएम लोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आएगा 5 √3/13। इसका मतलब tan अल्फा की वैल्यू हो गई 5 √3/13। तो अल्फा कितना हो जाएगा, है ना, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 5 √3/13, है ना अल्फा। अब ये तो तुमको पता नहीं, मान लो यहाँ वैल्यू 1 होता, ये चीज मैंने आपको बेसिक मैथ्स में पढ़ा दिया है। tan अल्फा की वैल्यू 1 आती तो आप अल्फा को 45 बोल देते, tan अल्फा की वैल्यू √3 आती तो आप अल्फा को 60 डिग्री बोल देते, tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 आती तो आप अल्फा को 30 डिग्री बोल देते। लेकिन आपको पता है क्या कि कौन से एंगल के लिए ये वैल्यू आएगा, नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, तो आप इस तरीके से लिख के छोड़ देते हैं, ये आपका एंगल का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन और ये आपका मैग्नीट्यूड, और ये क्वेश्चन आपका पूरे तरीके से सॉल्व हो गया। सर थीटा कैसे कंफर्म करेंगे? थीटा तो बाबू दो वेक्टर के बीच का एंगल है ना। इस क्वेश्चन में आपको ये फोटो बना कर दिया है उसने, ये क्वेश्चन में ये फोटो बना है, इस क्वेश्चन में ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है, क्या दोनों वेक्टर का हेड हेड अरेंजमेंट है। तो यानी ये एंगल जो दिखाया गया है इस क्वेश्चन में, यही इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है ना। मैंने आपको कल बताया था ना कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, या तो अरेंजमेंट हेड हेड होना चाहिए या टेल टेल होना चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पर दो वेक्टर ऐसे दिखाए गए हैं, है ना, तो ये तो क्वेश्चन में फिगर बना है और अरेंजमेंट आपका कैसा है हेड हेड। इसका मतलब ये जो 60 डिग्री दिया है ये वेक्टर सी और वेक्टर डी के बीच का एंगल है। बोलो क्लियर है क्या? अब तुम सोचो कि ये क्वेश्चन तुम बना पाते अगर तुमको नहीं पता होता कि तुम किसको ए और किसको बी मानोगे। इस ट्रायंगल में तो 3 एंगल दिख रहे थे, किसको अल्फा मानोगे? इस ट्रायंगल में तो 3 एंगल है ना, इसको अल्फा मानते कि इसको अल्फा मानते कि इसको अल्फा मानते, ये तो आप नहीं पता लगा पाते ना। इसीलिए इसकी पॉइंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि रिजल्टेंट वेक्टर का पूंछ पटक के लटक जाना है ना। रिजल्टेंट वेक्टर का पूंछ पकड़ेंगे और लटक जाएंगे, जिस वेक्टर से जाके टकराएंगे वही हमेशा ए होगा, है ना। और उसी और रिजल्टेंट के बीच के एंगल को हमेशा क्या बोलेंगे, अल्फा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, बनाओ। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, ठीक है, और ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। वेक्टर P का जो मॉड है वो 4 यूनिट का है और वेक्टर Q का जो मॉड है वो 3 यूनिट्स का है। चलो सॉल्व करो। हमको
रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, इसका मतलब अरे एरो बनाए नहीं अविनाश, तुमको दिख नहीं रहा है ये एरो, इतना बड़ा एरो नहीं दिख रहा है ग्रीन वाला। चलो इसको ट्राई करो, चाहिए तो थोड़ा बड़ा कर लो। एंगल कितना लियो, एंगल एंगल 60 डिग्री एंगल है। सावधानी हटी, दुर्घटना घट जाएगी। ये अरेंजमेंट कैसा है? ठीक है, आओ कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले ये अरेंजमेंट वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का ऑलरेडी हेड टेल है, इसका मतलब इस अरेंजमेंट पर हम ट्रायंगल बना सकते हैं। तो जो क्लोजिंग साइड होगा वो ट्रायंगल होगा, तो चलो क्लोजिंग साइड बनाओ। ये बन गया आपका ब्लू वाला क्लोजिंग साइड, मतलब वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का ये ब्लू वाला वेक्टर रिजल्टेंट है। डायरेक्शन बताओ। ये इधर आया, ये इधर आया, नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे? ऊपर से नीचे। यहाँ से गए, यहाँ से गए, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑर्डर में चले जाएंगे, ऑर्डर के अपोजिट। इसका मतलब ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये ब्लू वाला वेक्टर आएगा। पक्का? कोई दिक्कत किसी को? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब बताओ कि इसमें ए कौन होगा और बी कौन होगा। रिजल्टेंट वेक्टर के मिलते ही बताइए ए कौन होगा बी कौन होगा। पूंछ पकड़ के लटकना है। रिजल्टेंट वेक्टर का टेल है ये, टेल किस वेक्टर के साथ जा रहा है? पी के साथ। इसका मतलब वेक्टर पी जो है वो इक्विवेलेंट टू वेक्टर ए है, और वेक्टर क्यू जो है वो इक्विवेलेंट टू वेक्टर बी हो गया। सब बच्चों को ये समझ में आ गया? इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, जो पी का वैल्यू होगा, पी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 4, बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है कि फॉर्मूले में तो हर जगह थीटा आता है, तो आपको थीटा भी चाहिए। क्या इस बार एंगल दोनों के बीच का 60 डिग्री है? कमेंट करो। क्या वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच का एंगल 60 डिग्री है? वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच का एंगल 60 डिग्री है? नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या करोगे बताओ। वेक्टर अब हेड हेड या तो टेल टेल करना पड़ेगा या हेड हेड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। करो भाई पैरेलल शिफ्टिंग। इसको ऐसे कर दो, आगे बढ़ा दिए, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिए, तो ये बन गया आपका वेक्टर पी। तो ये 60 था, तो ये कितना हो जाएगा? 120। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 120
डिग्रीज हो गई, है ना। थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो गई। इतना चीज़ अगर तुम सही सही कर लिए तो फिर तो लास्ट में बस फॉर्मूला में चीज़ें पुट कर देनी है और पुट करने के बाद आंसर निकाल लेना है। तो आर की वैल्यू हो जाएगी √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। ए कितना है 4, 16 प्लस 9 प्लस 2 × 4 × 3 और कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये हो जाएगा कॉस 1 × 90 प्लस 30 डिग्री, है ना। यहाँ पे ऑड है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन साइन, और ये आ जाएगा 30 डिग्री। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड, और सेकेंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू आएगी -1/2। बेसिक मैथ्स, दिस इज बेसिक मैथ्स। अगर किसी बच्चे को ये निकालने नहीं आता है तो आप बेसिक मैथ्स का लेक्चर देखिए, बेसिक मैथ्स का लेक्चर देखिए, ठीक है। अभी टाइम बिंग के लिए मान लीजिए कि cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1/2। तो यहाँ पे r लेंगे, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25 प्लस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और ये वैल्यू हो गया -1/2, तो ये कट के 12 हो जाएगा। दिस इज 25 माइनस 12 √13 यूनिट्स। किसी का आंसर आया है क्या? √13 यूनिट्स। और अब आता है एंगल की वैल्यू, तो tan अल्फा होगा b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा, ठीक है। b कितना है? 3, तो 3 sin 120 डिवाइडेड बाई a कितना है? 4, 4 प्लस 3 कॉस 120, तो कॉस 120 की वैल्यू तो निकाल लियो, साइन 120 चाहिए तो निकाल लो। साइन 120 उसी की तरह साइन 1 × 90 प्लस 30 होगा। इतना हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी बेसिक होंगे, 11th में नए नए आए होंगे, है ना। अगर वो वीडियो देख रहा है तो इस तरीके से हम कर रहे हैं, नहीं तो बाकी कुछ समय के बाद हम वैल्यूज डायरेक्ट लिखेंगे, है ना। ये बेसिक मैथ्स की चीज़ है बाबू, अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज़ रेफर करना, ठीक है। या अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको ये सिखा दूंगा निकालना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 1 × 90 प्लस 30, ठीक है। तो ये जो 1 है ये ऑड है, तो ये हो जाएगा कॉस 30। 120 सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो साइन 120 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, ठीक है। साइन 120 कितना? √3/2, और ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -1/2, तो ये हो जाएगा 3√3/2, और ये हो जाएगा बाबू 4 - 3/2, 5/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया? 3√3 डिवाइडेड बाई 5, है ना। तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई 3√3/5। इसका मतलब अल्फा हो गया tan 1 3√3/5। तो ये आपको मिल गया डायरेक्शन, और ये आपको मिल गया मैग्नीट्यूड। तो आपका निकल गया रिजल्टेंट वेक्टर। वेरी गुड, बहुत बच्चों का आंसर आया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते, एक और क्वेश्चन लो। ये है वेक्टर सी और ये वेक्टर डी, ये आपस में परपेंडिकुलर है। ये रुको, ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा।
45 डिग्री, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। मॉड ऑफ वेक्टर सी 3 यूनिट्स है, मॉड ऑफ वेक्टर डी 4 यूनिट्स है। ट्राई करो इसको। ये वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर ऐसे है। ट्राई दिस। बनाओ, और थोड़ा पानी पी के आते हैं।
बन गया क्या? बन गया? कैसे करेंगे इसको? ये अरेंजमेंट कैसा है? हेड हेड। ठीक है, ये अरेंजमेंट कैसा है? हेड हेड अरेंजमेंट है। तो हेड हेड अरेंजमेंट अगर ये है तो यहाँ ट्रायंगल तो नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि थीटा कितना है? 45 डिग्री। वेक्टर सी और वेक्टर डी के बीच का एंगल जो है वो क्या है आपका? 45 डिग्री है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? चलो इसी को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। तो पैरेलल शिफ्ट करेंगे भाई। इस वेक्टर को डी को उठा के आगे कर दिया, तो ये भी आपका वेक्टर डी हो गया। तो देखो अब ये वेक्टर सी और ये वेक्टर डी आगे वाला जो है, ये अरेंजमेंट आपका हो गया हेड टेल। तो हेड टेल अरेंजमेंट अगर है तो ट्रायंगल बना सकते हैं, और हेड हेड या टेल टेल है तो एंगल देख सकते हैं। तो ये दो बातें क्लियर हो गई। तो बस अब क्लोजिंग साइड क्या बनेगा आपका? रिजल्टेंट। तो ये रहा आपका रिजल्टेंट, ये क्लोजिंग साइड है। बताओ रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताओ। ये इधर है, ये इधर है। ऊपर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? बताओ। इधर आया, इधर आया, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑर्डर में हो जाएगा, तो ऊपर से नीचे आएगा। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ठीक है, बताओ इसमें ए कौन होगा और अल्फा को, ए कौन होगा और बी कौन होगा? ए कौन होगा और बी कौन होगा? कमेंट करो। रिजल्टेंट वेक्टर का टेल किसके साथ मिल रहा है? सी के साथ। इसका मतलब मेरा वेक्टर सी जो है वो वेक्टर ए के बराबर है, और जो वेक्टर डी है वो बी के बराबर है। इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जो सी का होगा, यानी ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। तो सब कुछ पता चल गया। चलो मैग्नीट्यूड निकालो खट खट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए कितना है? 3, 4 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, और कॉस 45 डिग्री 1/√2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बाबू? 25 प्लस 12√2। तो ये आपका मैग्नीट्यूड है, ये आपका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और एंगल निकालेंगे तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, बी क्या है? व्हाट इज बी? 4, और साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री, तो 1/√2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1/√2। ठीक है, ये हो जाएगा बाबू ऊपर में 2√2, और नीचे में भी हो जाएगा 3 प्लस 2√2, है ना। 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, √2 से एक √2 कट जाएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2√2। आंसर। ठीक है, कितने लोग का ये आंसर आया है कमेंट करिए, है ना। थम्स अप करिए अगर आपका ये आंसर आया है तो। हड़बड़ा कर नहीं बनाओ, आराम से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बनाओ। देखो बच्चों को क्या लगता है ना स्टार्टिंग में कि जल्दी जल्दी बनाएंगे तो नहीं होगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस है बाबू। आप मैराथन लड़ने आए हैं, स्प्रिंट नहीं है जेई की पढ़ाई, है ना। जेई की पढ़ाई कोई स्प्रिंट नहीं है कि 100 मीटर का रेस दौड़ना है, खूब तेज दौड़ गए तो हो गया। नहीं, यहाँ मैराथन है। यहाँ पर आप चीजों को सीखने पर फोकस करिए। तुम 5 क्वेश्चन आराम से धीरे धीरे बना लो, छठवा तुमसे खुद तेज बन जाएगा, है ना। तुम पहले क्वेश्चन से ही तेज बनाने के चक्कर में करोगे तो तुम्हारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। कहीं ना कहीं तुम कोई सिली मिस्टेक कर दोगे, आती हुई चीजों को गलत लिख दोगे, तो फिर आंसर गलत आएगा। सर 24 होगा 2ab में? ओ हाँ, 24 कैसे होगा? ये √2 से ये 2 कटेगा ना भाई, ये √2 से ये 2 कट जाएगा तो √2 बचेगा, तो 12√2 ही बचेगा ना।
4 × 3 12, 12 इंटू, और ये √2 से ये 2 कट जाएगा तो 12 √2 ही बचेगा। ठीक है, इसलिए हड़बड़ा कर मत बनाइए, अभी आप सीख रहे हैं, अभी ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं है। बहुत बच्चे होंगे जो अभी 10th पास करके 11th में आए होंगे, वैसे बच्चे भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये सारी चीज़ें नहीं है। आप 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो सिखाया जा रहा है उससे बनाइए। ठीक है, आराम से बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एडिशन के बाद अब नंबर आएगा ठीक है, एडिशन के बाद अब नंबर आएगा किसका? सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन देंगे ना बाबू, आपको होमवर्क में बहुत देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तुम घर पे खूब प्रैक्टिस करना। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सीख लो पहले। एक बात हमको बताओ, 4 - 3 की वैल्यू कितनी होती है? बोले सर ये क्या पूछ रहे हैं, है ना, ये तो 1 क्लास का बच्चा बता देगा कि 4 में से 3 गया तो 1। मेरे पास 4 मैंगो थे, 3 मैंगो मेरा दोस्त खा गया, तो कितने मैंगो बचे? 1 मैंगो बचे। ठीक है, वेरी गुड, ये दैट इज सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन ही है। ठीक है, तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? अब आप सीधा क्लास 1 से जंप मार के क्लास 6 में आ गए। बोलो, जब आप इंटीजर्स पढ़ते हैं, क्लास 1 से सीधा जंप मार के आप क्लास 6 में आ गए, इसका आंसर कितना आएगा? अंधा भी टटोल के बता दे, अंधा भी ऐसे टटोल के बता देगा कि इसका आंसर 1 आएगा। अरे बोलो, अब ध्यान से सुनना। 4 - 3, बिल्कुल 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या आप इसी चीज को ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 4 में -3 ऐड कर रहे हैं। अरे बोलो बाबू, आप 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो या 4 में -3 ऐड कर दो, आपके फाइनल रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा, बिल्कुल। इसी तरीके से अगर आप लिखते हो कि हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना चाहते हैं, बिल्कुल निकालिए, लेकिन हम इसको ऐसे लिख दे तो कोई बुरा मान जाएगा क्या? बोलो बोलो, ऐसे लिख दें तो कोई बुरा मान जाएगा क्या? ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना था, तो हम ए में -b को ऐड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा। इसका मतलब हम वेक्टर ए में माइनस ऑफ वेक्टर बी ऐड कर सकते हैं। अरे बोलो भाई, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दो, या ए में बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर -b वेक्टर ऐड कर दो, और एडिशन तुमको आता है। एडिशन तुम अभी पीछे सीख कर आए हो, तो अगर तुम इसको इस तरीके से सोचने लगो कि हम ए में से बी को घटाएंगे नहीं, हम ए में बी वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर होगा, कल मैंने आपको पढ़ाया था नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। मैंने आपको कल ये चीज पढ़ाया था। तो एडिशन कुछ नहीं, सॉरी सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं, एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर्स है। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने की जगह आप एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर का नेगेटिव ऐड कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लो हमको वेक्टर p में से वेक्टर q को सब्ट्रैक्ट करना है, हमको ये निकालना है वेक्टर p माइनस वेक्टर q। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम वेक्टर p लिखेंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे? माइनस वेक्टर q।
है ना। मैं हमको p और q को सब्ट्रैक्ट करना था, तो हम वेक्टर p में माइनस q वेक्टर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और एडिशन ऑफ वेक्टर हमको आता है। कैसे ऐड करेंगे, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से। तो जब हमको एडिशन आता ही है तो हमको सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से क्यों दिमाग लगाना। हम ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएं तो मेरे लिए सब्ट्रैक्शन भी उतना ही आसान है जितना एडिशन आसान था। कितने बच्चों को ये बात समझ गया, थोड़ा कमेंट करिए। बत्ती जलाइए, बल्ब बल्ब जलाइए, तब हम आगे बढ़ेंगे। अरे बोलो, बल्ब जलाओ जल्दी। अगर आपको इसमें दिक्कत हो गया ना, इसका मतलब आपको ये नहीं आता। अगर आपको इसमें दिक्कत हो गया, इसका मतलब आप बोलते हैं कि 4 - 3 अलग होगा और 4 + -3 अलग होगा। साबित करो कि ये तुमको आता है ना। आज साबित करने का दिन है। आज इस बात को प्रूफ करके दिखाओ कि बचपन में तुमने ये पढ़ा है। अगर वो तुमको आता है तो इसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चमका क्या, है ना। तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। जब इतना समझ में आ गया कि सब्ट्रैक्शन एडिशन ही है, तो एडिशन तो अभी सीख कर आए थे। आओ देखो, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। आपके पास, चलो ये ले लो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। इनके बीच का एंगल 120 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है, ये दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी गई हैं। आपको कैलकुलेट करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इस बार दोनों वेक्टर को ऐड नहीं करना, दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। कोई कुछ नहीं लिखेगा, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, चुपचाप बोर्ड पर देखिए। एक दो क्वेश्चन हम बनाते हैं, आप वो सीख जाइए, फिर हम आपको ढेर सारा होमवर्क देंगे, आप घर में अपना बुद्धि दिमाग लगाइएगा। कोई दिक्कत है क्या। चलो, तो हमको निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसका मतलब हमको वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है। इसी चीज को हम तेज होंगे तो कैसे लिखेंगे। इसका मतलब हम वेक्टर ए में नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, इस वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देंगे, है ना। इसका मतलब वी विल ऐड नेगेटिव विथ ए वेक्टर। ऐसा हटा दो इसको। वी विल ऐड माइनस बी वेक्टर विथ ए वेक्टर। बोलो क्लियर है। अच्छा, वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, कोई दिक्कत नहीं। आपको वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी ऐड करना है। यहाँ पर क्या बना हुआ है, वेक्टर बी बना हुआ है या माइनस बी वेक्टर बी बना हुआ है। ये क्वेश्चन में वेक्टर बी बना है या माइनस वेक्टर बी बना है, बी वेक्टर बना है। तो आपको इसको पहले क्या बनाना पड़ेगा, माइनस बी। कैसे बनाएंगे इसको माइनस बी, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन ऑपोजिट। इसका मतलब, इसका मतलब ये है आपका वेक्टर ए तो वैसा ही रह जाएगा, लेकिन वेक्टर ये हो जाएगा ऐसा। देखो, ये हो गया आपका वेक्टर ए और ये हो गया आपका माइनस वेक्टर बी। कितने बच्चों को चमक गया ये बताओ, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था। हाँ वेरी गुड, डायरेक्शन उल्टा कर देंगे, बिल्कुल सही, डायरेक्शन उल्टा कर देंगे। देखो मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, देखो मैं इसलिए अलग अलग फोटो बना लिए। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। आपको किसको पलटना था, ए को पलटना था कि बी को पलटना था, बी को। तो ए वैसा ही रह गया और बी को मैंने पलट दिया। देखो इसका एरो ऊपर था, इसका एरो डाउनवर्ड हो गया। कितने बच्चों को इतना चीज चमक गया, बोलो हाँ या ना। कितने बच्चों को इतना चीज चमक गया। अरे बोला बल्ब जलाओ, बल्ब जलाओ छोटू, जल्दी बल्ब जलाओ। रघुनाथ, उज्जवल, फटाफट कमेंट करो जल्दी। ये बात समझ में आया क्या आपको। आपको वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी ऐड करना था, है ना। तो आपके पास वेक्टर ए तो था ही, माइनस वेक्टर बी चाहिए तो वेक्टर बी को पलट दिया।
कल मैंने आपको पढ़ाया था कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर विच हैज इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शंस आर नोन एज नेगेटिव वेक्टर्स। चलो ठीक है। यानी पता है अब क्या है, अब तुम अगर इसको और इसको ऐड कर दो तो तुमको ए और माइनस भी मिल जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया, दिस इज योर क्वेश्चन। और इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। क्या आप ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐड नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। यानी ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन में दिया हुआ था ए माइनस बी करना था, लेकिन ए और माइनस बी ये है। अब इन दो वेक्टर को हम ऐड कर देंगे, ए प्लस माइनस बी। वेक्टर ए प्रेजेंट है, माइनस वेक्टर बी प्रेजेंट है, और इन दोनों वेक्टर को ऐड कर देंगे। यही तो काम अभी पिछले 4 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। बोलो यार, चमका या नहीं चमका? ठीक है। अब यहाँ पर अरेंजमेंट देखो पहले। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब इस क्वेश्चन को तुमको उसी तरीके से बनाना है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है। जिसको माइनस करना है उसको पलट दो, एक नया क्वेश्चन बना लो। अब यहाँ से वही स्टेप्स फॉलो होंगे जो वेक्टर एडिशन वाले हुए थे। इसीलिए तुमको एडिशन आता है तो सब्ट्रैक्शन भी आता है। कोई नहीं बनाएगा, कोई नहीं बनाने की कोशिश करेगा। बोर्ड पे देखो। अब बताओ, ये है, देखो ये अरेंजमेंट कैसा है बताओ। हेड हेड, मानते हो? और ये एंगल तुमको 120 डिग्री दिया है। इसका मतलब एक बात फिक्स हो गया कि थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है। वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को आपको यही करना है, आपको वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को ऐड करना है। वेक्टर ए है, माइनस वेक्टर बी है, दोनों हेड हेड भी है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 120 हो गई। क्या हम यहाँ ट्राइंगल बना सकते हैं? क्या हम यहाँ ट्राइंगल बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो हम पैरेलल शिफ्ट मारेंगे। पैरेलल शिफ्ट मारेंगे बाबू, मारेंगे। आइए, तो पैरेलल शिफ्ट कर लिया, इसको उठाकर पीछे कर दिए। देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये अरेंजमेंट हो गया हेड टेल। अब ट्रायंगल बना सकते हैं क्या? बोलो बाबू। अब ट्रायंगल बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये ट्रायंगल बन गया। डायरेक्शन बताओ, नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे? इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑर्डर में हो जाएंगे, ऑर्डर के अपोजिट रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, या इसी को आप लिख दो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। दुनिया का कोई ताकत नहीं बोल सकता कि आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आता है ना? मूर्ख बनाएंगे दुनिया को। एडिशन सीख गए, कौन उतना मेहनत करेगा कि सब्ट्रैक्शन अलग से सीखें? इसलिए थोड़ी दिमाग भगवान दिए हैं कि हर बार गधे की तरह मेहनत करेंगे। एडिशन आ गया तो सब्ट्रैक्शन वैसे ही खेलेंगे। बोलो यार, कोई दिक्कत किसी को? चलिए लगाइए फॉर्मूला। अच्छा, पहले ए और बी भी पहचानना है अभी। रिजल्ट बताओ इस, ये आपका क्या है? ये आपने माइनस बी कॉपी किया है, और ये आपका ए है। बताओ किसको ए बोलोगे और किसको बी बोलोगे? रिजल्टेंट का पूंछ, रिजल्टेंट का पूंछ किस वेक्टर से जुड़ा है? माइनस बी वाले वेक्टर से, मतलब बी वाले वेक्टर से। तो यानी ये वाला जो वेक्टर है माइनस बी वेक्टर जो है वो इक्विवेलेंट टू ए वेक्टर है। तो यानी ए वेक्टर जो है वो इक्विवेलेंट टू बी वेक्टर हो गया। यानी ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? और ये एंगल को आप अल्फा बोलोगे, ये वाला एंगल आपका अल्फा होगा। रिजल्टेंट का पूंछ जिससे जुड़ा है वही ए होता है, ये है। और बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 4। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 4। बी की वैल्यू कितनी हो गई? 3। और थीटा की वैल्यू हो गई 120 डिग्रीज। बोलो यार, चलो लगाओ फॉर्मूला। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए कितना है बताओ? ए 4। 16 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 एंड कॉस 120 डिग्री इज माइनस, इतना ही था ना, निकाला था अभी, हाँ। कॉस 120 डिग्री इज -1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा। 16 9 25, 25 में से 12 जाएगा, √13 यूनिट्स, है ना? तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो √13 यूनिट्स है। ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर है क्या? ए वेक्टर, यानी ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है वो कितना है? √13। अब क्या बचा? एंगल। tan अल्फा इक्वल टू बी साइन 120
बाई ए प्लस बी कॉस 120। बी कितना है 3, साइन 120 इज √3/2, और ए कितना है 4 प्लस 3 इंटू -1/2। तो बाबू ये कितना हो गया 3√3/2, और ये कितना हो गया 5/2। तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 3√3/5। आंसर। बताओ क्या मैंने कुछ भी ऐसा अलग किया है जो तुमको नहीं आता है, ये बताओ। क्या मैंने कुछ भी ऐसा अलग किया है जो तुमको नहीं आता है? बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है, एक ही स्टेप एक्स्ट्रा है। कौन सा स्टेप एक्स्ट्रा है भाई? जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उस वेक्टर का नेगेटिव करके ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वेक्टर ए है भाई, ये वेक्टर बी है, आप हमको ए माइनस बी करके दिखा दीजिए। तो वेक्टर ए माइनस बी को अंधा भी ऐसे लिख सकता है, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और एडिशन आपको आता है। तो वेक्टर ए जैसा था वैसा ही रह गया, और माइनस वेक्टर भी ऐड करना है। क्वेश्चन में बी वेक्टर दिया था तो इसको पलट दिया तो माइनस वेक्टर बी बन गया। हाँ, एक ही स्टेप एक्स्ट्रा है वेक्टर को उल्टा करने वाला, बिल्कुल सही। कितने लोग को चमक गया? थोड़ा बल्ब जलाओ, बल्ब जलाओ बाबू अगर आपको चमक गया तो। बल्ब, बल्ब, यस नो लिखने से नहीं चलेगा, बल्ब, आई वॉन्ट बल्ब। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। डेटा दे रहे हैं, मॉड ऑफ वेक्टर सी इज mod of vector c is 4 यूनिट, mod of vector b is 3 यूनिट्स, और ये एंगल है 60 डिग्री। ये एंगल है 60 डिग्री, और तुमको निकालना है, कोई नहीं बनाएगा, बनाना नहीं है, आपको निकालना है वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी। क्या निकालना है बोलो? वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी। वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी देखते तुम इसको वेक्टर डी प्लस माइनस वेक्टर सी तो लिख ही सकते हो। इसका मतलब किस दो वेक्टर को ऐड करना है? वेक्टर डी और माइनस वेक्टर सी। मतलब वेक्टर डी तो वैसा ही रहेगा, डायरेक्शन किसका पलटोगे? डायरेक्शन किसका पलटोगे? वेक्टर डी तो वैसा ही है, माइनस वेक्टर सी। तो ये वेक्टर सी दिया है, डायरेक्शन किसका पलटा जाएगा? वेक्टर सी का पलटा जाएगा। ठीक है, सी का पलटा जाएगा। इसका मतलब जो नया डायग्राम मेरा बनेगा उसमें वेक्टर डी तो ऐसा ही रहेगा जैसा था। वेक्टर सी इस तरफ था तो माइनस वेक्टर सी किस तरफ होगा? उल्टा हो जाएगा। ये कर दिया, दिस इज योर माइनस वेक्टर सी, दिस इज योर वेक्टर डी। इतना कितने लोग को समझ में आ गया? अब ये वेक्टर और ये वेक्टर को आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। अरे बोलो बाबू, अरेंजमेंट बताओ, अरेंजमेंट बताओ। टेल, टेल, और ये एंगल आपको 60 दिया है, इसका मतलब अंधा भी टटोल के बता दे कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है। दिस थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी 60 डिग्री है, बिल्कुल सही। ठीक है कि, लेकिन क्या यहाँ ट्रायंगल बना सकते हैं? क्या यहाँ ट्रायंगल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। चलो, तो ट्रायंगल नहीं बना सकते तो अच्छी बात है। क्या करेंगे? पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। किधर कर दिया जाए?
चलो भाई, अपूर्व जी का कहना है कि इसको पीछे कर दिया जाए, चलिए पीछे कर दिया गया। तो ये माइनस वेक्टर सी हो गया, हटाओ इसको, अब तुम ये सब तो समझ गए। ठीक है, तो अब ऑर्डर देखिए, ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, ये माइनस वेक्टर सी और ये वेक्टर डी। तो देखो अरेंजमेंट कैसा हो गया, ये और ये कैसा है, हेड टेल। तो ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाया जा सकता है, बनाएंगे ट्रायंगल। ये हो गया आपका ट्रायंगल, है ना, दिस येलो वाला। ठीक है, चलो डायरेक्शन बताओ रिजल्टेंट का, ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर। ये इधर गया, ये उधर गया, ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑर्डर में हो जाएंगे, तो ऑर्डर के अपोजिट, नीचे से ऊपर। ये रिजल्टेंट वेक्टर कुछ नहीं, वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ये मिल रहा है। बोलो यार, चलो बताओ ए कौन होगा, बी कौन होगा, ए कौन होगा और बी कौन होगा। रिजल्टेंट का पूंछ जिस वेक्टर के साथ मिलेगा वो ए होगा, इसका मतलब माइनस वेक्टर सी आपका ए वेक्टर है, और डी वेक्टर जो है वो आपका बी वेक्टर के बराबर है, और यही एंगल अल्फा है। यही एंगल क्या है, अल्फा है। वेरी गुड। इसका मतलब ए क्या हो गया, जो सी का मैग्नीट्यूड होगा, और सी का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में कितना दिया है, 4। बी क्या हो गया, 3। और थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। अरे बोल बाबू, कोई दिक्कत है क्या। इसके बाद आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर दिस इज 16 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3, और कॉस 60 डिग्री इज 1/2। इस बार आएगा रूट अंडर 37 यूनिट्स, है ना, 25 प्लस 12। और tan अल्फा कितना आएगा, बी साइन थीटा 3 sin 60। हाँ, तो कुछ नहीं, फॉर्मूला सब कुछ वही रहेगा, क्योंकि एक्चुअली आप दो वेक्टर को ऐड ही कर रहे हैं, है ना। किस दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, वेक्टर डी और माइनस वेक्टर सी को। तो बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, कुछ चीज, कोई भी चीज चेंज नहीं होगा, है ना। बस जो चीज चेंज होना था वो आपने पहले स्टेप में चेंज कर दिया। आपको वेक्टर डी में से वेक्टर सी को माइनस करना था, तो आप वेक्टर डी में माइनस वेक्टर सी को ऐड करेंगे, तो ये तो क्वेश्चन में सी बना है, तो आप इसको माइनस सी कर दिए। उसके बाद वही सारा चीज फॉलो होगा जो बाकी पूरे एडिशन में फॉलो हुआ है। साइन 60, साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2, ये 4 + 3 × 1/2, ये हो जाएगा 3√3/2। ये कितना हो गया, 4 2 = 8, 11/2, ये आ जाएगा 3√3/11। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स 3√3/11, tan इनवर्स 3√3/11, दिस इज योर आंसर। कितने लोग को चमक गया ये, ना फॉर्मूला चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप दो वेक्टर को ऐड ही कर रहे हैं, है ना। बस जिसको ऐड कर रहे हैं वो इस बार नेगेटिव वेक्टर है, तो उसके लिए हम पहले स्टेप में इसको बदल तो दे ही रहे हैं। हम वेक्टर सी नहीं, हम माइनस वेक्टर सी कर दे रहे हैं, और उसके बाद इसको और इसको ऐड कर दे रहे हैं। तो कोई भी स्टेप आपका नहीं, कोई भी स्टेप आपका मतलब वो नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, बस खाली पहले स्टेप में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाएगा। चमक गया क्या। चलो, तब हम तुमको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे दे रहे हैं, तुम उनको ट्राई करना घर पे, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। ठीक है, इसमें 2 हैं सी प्लस डी सी माइनस डी, इसमें 3 है, और इसमें वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू और वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी। ठीक है, वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू और वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी। ठीक है, तो टोटल आपके 3 2 5 और ये 7 प्रॉब्लम है। बहुत इजी सा चीज़ है, एक बार लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लेना कि क्या क्या चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसके अलावा और कुछ नहीं है ना। और भी कुछ चीज़ें हैं तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे डील करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा ऐप पर, आप आराम से इसको देख लेना और सारे क्वेश्चंस बनाकर कल के क्लास में रेडी रहना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। चमक गया कि नहीं चमक गया? चमक गया ना, जिंदगी में चमकाना ही है बाबू। ठीक है, चलो।